कैसे आप? आई होप यू ऑल आर वंडरफुल एंड एब्सोल्युटली फाइन। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कोरोजन की। जी हाँ, कोरोजन। क्या आपने अपने घर पे देखा है कि जो एल्यूमिनियम के जो बर्तन होते हैं वो कुछ दिनों बाद अपना लस्टर खो देते हैं, मतलब उनके सरफेस पर की जो चमक है वो कम हो जाती है। क्यों? जो सिल्वर आर्टिकल है वो कुछ दिनों बाद ब्लैकिश नजर आते हैं? क्यों कॉपर के जो वेसल्स हैं उन पर हमें ग्रीनिश पैचेस नजर आते हैं? और क्यों लोहे को अगर मॉइस्चर के प्रेजेंस में रखा जाए तो उसको जंग लग जाता है जब वो एयर के कांटेक्ट में आ जाता है? इसे हम कहते हैं रस्टिंग। क्यों होता है सब? दोस्तों, इसी प्रोसेस को कहा जाता है कोरोजन, और आज हम इसी टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जिनकी चमक कभी कमी नहीं होती, जैसे गोल्ड है, प्लैटिनियम है, जिसका यूज जनरली हम ज्वेलरी बनाने के काम में लाते हैं क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा चमकीले होते हैं, अपनी जो चमक है वो कभी खोते नहीं है। क्यों होता है ऐसा? जबकि कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो कुछ दिनों बाद अपनी चमक खो देते हैं और उनके सरफेस पर अलग अलग तरह के अलग अलग कलर के हमें धब्बे नजर आते हैं, दाग नजर आते हैं। गोल्ड और प्लैटिनियम, तो ये जो मेटल्स हैं जो ना ही ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होता है, ना ही वाटर के साथ रिएक्ट होता है, ना ही कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट होता है, ना ही किसी एसिड या अल्कली के साथ रिएक्ट होता है। तो जब ये चीज़ें रिएक्ट नहीं होती तो वो कोई अलग कंपाउंड तैयार नहीं करती है, जिसकी वजह से इन मेटल्स का कोरोजन नहीं होता है और वो अपनी चमक जो है, अपना जो लस्टर जो है वो बरकरार रखते हैं, वो डिस्ट्रॉय नहीं होता है और ऐसे मेटल्स जो है उनका कोरोजन नहीं होता है। लेकिन कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जैसे एल्यूमिनियम है, जैसे सिल्वर है, या फिर आयरन है, या कॉपर। ये ऐसे मेटल्स है दोस्तों जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट अलग अलग गैसेस के साथ रिएक्ट हो जाते हैं और कुछ नया कंपाउंड तैयार करते हैं, और उस नए कंपाउंड की लेयर इस मेटल के सरफेस पर जब तैयार हो जाती है तो ये जो मेटल है अपना लस्टर खो देते हैं, और इसी प्रोसेस को कहा जाता है कोरोजन। क्योंकि इस प्रोसेस की वजह से मेटल की ना सिर्फ चमक कम होती है बल्कि वो धीरे धीरे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय होने लगता है। चलिए, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कोरोजन क्या होता है और इसे किस तरह से प्रिवेंट किया जा सकता है। सबसे पहले हम कोरोजन के कुछ एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। बात करेंगे हम आयरन की। तो आयरन जो है जब मॉइस्चर के साथ रिएक्ट होता है, ठीक है, जब वो मॉइस्चर के साथ रिएक्ट होता है तो वो तैयार करता है आयरन ऑक्साइड की, जो कि है Fe2O3.H2O, जिसे हम कहते हैं रस्ट, और इसका जो कलर है वो होता है रेड। तो हमने देखा होगा कि लोहे के जो बर्तन है या लोहे की कोई भी जो चीजें हैं वो जब एयर के कांटेक्ट में आती है तो उसे जंग लग जाता है, और यही जो जंग है उसे हम कहते हैं रस्ट। उसका फॉर्मूला है Fe2O3.H2O, ठीक है। इसी तरह अगर हम बात करेंगे कॉपर की, तो कॉपर जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट होता है। एयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रेजेंट होती है उसके साथ रिएक्ट होता है और ये तैयार करता है CuCO3, ठीक है, कॉपर कार्बोनेट। और ये जो कॉपर कार्बोनेट है इसका कलर होता है ग्रीन। तो हमें कॉपर के सरफेस पर ग्रीनिश कलर के जो पैचेस है वो नजर आते हैं। अगर हम बात करेंगे Ag की, ठीक है, Ag मतलब सिल्वर, तो ये H2S मतलब हाइड्रोजन सल्फाइड गैस के साथ रिएक्ट होता है और ये तैयार करता है Ag2S मतलब सिल्वर सल्फेट, और इसका कलर होता है ब्लैक। इसका कलर होता है ब्लैक। तो Ag2S के जो लेयर है वो जब Ag पर मतलब सिल्वर पर तैयार हो जाती है तो उस पर ब्लैकिश कलर के पैचेस हमें नजर आते हैं। रही बात एल्यूमिनियम की, एल्यूमिनियम के बर्तन तो हमारे यहाँ ज़्यादा ही प्रमाण में होते हैं। तो ये ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट होता है तो ये अपना ऑक्साइड तैयार करता है जिसे हम कहेंगे Al2O3। इसका नाम हमने सुना है, ये है एल्यूमिना, ठीक है, और ये कलरलेस होता है। ये कलरलेस होता है। इस वजह से क्या होता है कि जो एल्यूमिनियम के बर्तन है उसकी चमक कम हो जाती है, उस पर दूसरे कलर के दाग तो नहीं लगते हैं, लेकिन जब हम उसे नया खरीद कर लाए थे तो उसकी जो शाइनिंग थी वो दिन बाद कम हो जाती है।
ऐसा हम देखते हैं। तो ये जो चीज़ है जो शाइनिंग कम करती है वो है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिसे हम कहते हैं एल्यूमिना। तो इस तरह से दोस्तों हम देखते हैं कि ये जो सारे मेटल्स हैं वो इस प्रकार की अलग अलग गैसेस के साथ, अलग अलग चीज़ों के साथ जो एयर में प्रेजेंट है उनके साथ रिएक्ट होते हैं और इस तरह के जो कंपाउंड तैयार करते हैं, जिसकी वजह से इन कंपाउंड का जो कलर है उसकी जो पैचेस है उस सरफेस पर तैयार हो जाती है, जिसकी वजह से उसका लस्टर कम हो जाता है, वो दिखने में बहुत ही ज्यादा गंदा नजर आता है। ये कोरोजन ना हो, क्या इसके लिए हम कुछ कर सकते हैं? जी हाँ, कर सकते हैं। पहली चीज तो इन मेटल्स को मॉइस्चर से अलग रखें, एयर के कांटेक्ट से अलग रखें, ताकि एयर में जो प्रेजेंट गैसेस है वो इस मेटल के साथ रिएक्ट ना हो और एक अलग कंपाउंड तैयार ना हो, जिसकी वजह से इन मेटल्स का कोरोजन ना हो। दूसरी चीज, हम इन मेटल के सरफेस पर ऑयल, ग्रीस या वार्निश की लेयर चढ़ा सकते हैं, जिसकी वजह से इनका जो कांटेक्ट है वो एयर के साथ नहीं होगा और ये कोरोजन की जो प्रोसेस है वो स्लो हो जाएगी। जी हाँ, स्लो हो जाएगी, क्योंकि हम कोरोजन को परमानेंटली अवॉइड नहीं कर सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, हम कोरोजन को परमानेंटली अवॉइड नहीं कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे प्रिवेंटिव मेजर है जिनकी हेल्प से हम कोरोजन की प्रोसेस को स्लो कर सकते हैं और इसे डिले कर सकते हैं। तो आइए सीखते हैं कि वो क्या प्रोसेस है जिनसे हम कोरोजन को प्रिवेंट कर सकते हैं। मतलब कोरोजन की ये जो प्रोसेस है उसे कुछ समय के लिए, कुछ सालों के लिए हम उससे बच सकते हैं। कोरोजन को प्रिवेंट करने के लिए जो मेटल है, जो कोरोडेबल है, जिसका कोरोजन हो सकता है, उसके ऊपर नॉन कोरोडेबल मेटल की लेयर चढ़ाई जाती है, जिसकी वजह से कोरोजन जो है वो ना हो। सबसे पहले बात करेंगे हम फर्स्ट मेथड की, जिसका नाम है गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन इस प्रोसेस में जिंक मेटल की परत चढ़ाई जाती है आयरन या स्टील के ऑब्जेक्ट के ऊपर। अब आप बोलेंगे कि जिंक जो है वो तो ज्यादा रिएक्टिव है, इसका तो कोरोजन पहले होना चाहिए। जी हाँ, अगर जिंक का कोरोजन हो गया तो ये परत जो है ऊपर वाली जिंक की जो परत है, जो आयरन के ऊपर चढ़ी हुई है, ये जिंक की परत की अगर कोरोजन हो गई और ये परत अगर निकल गई तो उसके अंदर जो आयरन है वो भी धीरे धीरे कोरोड होने लगेगा और कुछ दिनों बाद, कुछ सालों बाद ये पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। लेकिन फिर भी आयरन के ऊपर जिंक की परत इसलिए चढ़ाई जाती है क्योंकि जिंक जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होगा, एयर में प्रेजेंट जो ऑक्सीजन है उसके साथ जब रिएक्ट होगा वो जिंक ऑक्साइड तैयार करेगा और वो एक प्रोटेक्टिव लेयर का काम करेगी, जिसकी वजह से वो इतनी आसानी से नहीं निकलेगी। लेकिन कुछ सालों बाद जरूर ये परत निकलेगी और उसके बाद आयरन का कोरोजन हो जाएगा। जैसे हमने देखा होगा कि जब हम शॉप से नए नेल्स खरीद के लाते हैं ना, खीले खरीद के लाते हैं, या कोई आयरन के पाइप खरीद के लाते हैं, या कुछ आयरन की पिंस खरीद के लाते हैं, जैसे अल्पिन्स वगैरह है, वो बहुत ही चमकीली होती है, शाइनी सरफेस होता है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर जिंक की लेयर लगी हुई है गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस से। लेकिन कुछ सालों बाद हमें उस पर रस्ट नजर आता है। ठीक है, तो सबसे पहले जिंक जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होकर एक प्रोटेक्टिव लेयर तैयार करेगा, जिसे हम कहते हैं जिंक ऑक्साइड, जो कि इतनी आसानी से नहीं निकलेगी, लेकिन कुछ सालों बाद जरूर वो निकलेगी। तो ये है गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस। नेक्स्ट प्रोसेस है टिनिंग। हमारे घरों पर हमने कॉपर या ब्रास के वेसल्स तो देखे ही है। ये कॉपर या ब्रास के वेसल्स जो है, जब एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ रिएक्ट होते हैं तो कॉपर कार्बोनेट तैयार करते हैं, और ये कॉपर कार्बोनेट जो है ये बहुत ही पॉइजनस सब्सटेंस होता है, जिसकी ग्रीनिश लेयर कॉपर या ब्रास के यूटेंसिल पर तैयार हो जाती है। फ्रेंड्स, आपने ज़रूर देखा होगा कि जब कॉपर या ब्रास के वेसल्स में हम कोई खट्टी चीज़ें रखते हैं, जैसे बटर मिल्क, करी, मतलब छाछ, दही, इस तरह की जब चीज़ें रखते हैं जो कि खट्टी होती है, तो हमें वो बहुत ज़्यादा ग्रीनिश लेयर उसमें दिखाई देती है। ये बहुत ज़्यादा पॉइजनस होती है। अगर इस तरह का फूड हम खा लेते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। इसीलिए इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए इसके ऊपर टीन की लेयर लगाई जाती है। कॉपर या ब्रास के वेसल्स के ऊपर टीन की कोटिंग की जाती है और इस प्रोसेस को ही कहा जाता है टीनिंग। अब बात करेंगे एनोडाइजिंग की। एनोडाइजिंग इस प्रोसेस में जिस भी मेटल का एनोडाइजिंग करना है उस पर उसी के ऑक्साइड की लेयर तैयार की जाती है, उससे कोटिंग की जाती है।
फॉर एग्जाम्पल एल्यूमिनियम का अगर एनोडाइजेशन करना है तो उस पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर चढ़ानी होती है, और अगर कॉपर का एनोडाइजिंग करना है तो उस पर कॉपर ऑक्साइड की लेयर लगानी है। ठीक है, ये जो ऑक्साइड की लेयर है, ये थिन लेयर उस मेटल पर यूनिफॉर्मली लगाई जाती है, सब तरफ सेम तरह से लगाई जाती है, जिससे कि वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बन जाता है और एक प्रोटेक्टिव कवरिंग उस पर तैयार हो जाती है। इस थिन लेयर को थिक भी किया जा सकता है, मतलब और ज़्यादा एनोडाइजिंग करने से ये ऑक्साइड की लेयर थिक होती है, जिससे ये और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कवरिंग हो जाती है, मतलब ये लेयर और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। जैसे हमने घर पे देखा होगा, हमारे घर जो प्रेशर कुकर होता है ये इस पर एनोडाइजिंग की होती है, उसी तरह कुछ फ्राइंग पैन्स होते हैं उस पर भी एनोडाइजिंग की होती है। चलिए समझते हैं एनोडाइजिंग कैसे होती है। एनोडाइजिंग इस प्रोसेस में एक्चुअली इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस ही इन्वॉल्व है, जो कि हमने इसके पहले के वीडियो में भी जाना है, लेकिन फिर भी एनोडाइजिंग को समझना बहुत ज़रूरी है कि किस तरह से यहाँ पर इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस होती है। तो ये अगर मान लीजिए हमारी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, और जिस मेटल को हमें एनोडाइज करना है उसे हम इस तरह से यहाँ लगा देंगे। मान लीजिए कुछ मेटल्स हैं जिनका एनोडाइजेशन हमें करना है, तो ये हमने यहाँ पर ऐसे लगा दिया। ठीक है, अब ये जो मेटल है जिसका एनोडाइजेशन करना है, फॉर एग्जांपल अगर हम बात कर रहे हैं एल्यूमिनियम की, तो ये सब एल्यूमिनियम की चीज़ें हैं जिसका हमें एनोडाइजेशन करना है, तो इनको हम कनेक्ट करेंगे पॉजिटिव टर्मिनल से, मतलब ये हमारा पावर सप्लाई है। ठीक है, ये पावर सप्लाई है, मतलब बैटरी है, तो इसके दो टर्मिनल होंगे, एक होगा प्लस और दूसरा होगा माइनस। तो जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो होता है एनोड। ठीक है, ये जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है इसे हम कहते हैं एनोड। तो एनोड में क्या लगेगा? एनोड में वही चीज लगेगा जिसका एनोडाइजेशन करना है। ठीक है, अच्छे से याद रखना है, एनोड में वही चीज कनेक्ट होगी जिसका एनोडाइजेशन करना है। यहाँ हम बात कर रहे हैं एल्यूमिनियम मेटल की, मतलब ये जो चीजें बनी है ये सभी की सभी एल्यूमिनियम से बनी है, जिसके ऊपर हमें एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर लगानी है। तो ये जो एल्यूमिनियम से बनी चीजें हैं ये सब हमने कनेक्ट कर दी है एनोड से। अब ये जो निगेटिव टर्मिनल है उससे क्या कनेक्ट होगा? तो इससे कैथोड कनेक्ट होगा। कैथोड क्या होगा? तो यहाँ पर लगी होगी ग्रेफाइट। ठीक है, यहाँ पर क्या लगा होगा? ग्रेफाइट। क्या इस तरह से ग्रेफाइट की लाइनिंग्स होगी, तो ये ग्रेफाइट लगा होगा जो ऐड करेगा कैथोड की तरह। ग्रेफाइट, ग्रेफाइट। और इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट होगा, ठीक है, इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट होगा वो होगा H2O, वाटर। और आयनाइजेशन अच्छे से होना चाहिए, इसलिए हम इसमें क्या ऐड करते हैं? इसमें हम ऐड करते हैं डाइल्यूट H2SO4। अब यहाँ पर वाटर है, तो वाटर से हमें क्या आयंस मिलेंगे? H+ और O2-। H+ और O2- इस तरह के आयंस यहाँ पर तैयार होंगे। अब यहाँ पे ये जो O2- आयंस जो है, ठीक है, यहाँ पर O2- आयंस जो है, ऑक्सीजन के जो आयंस है वो जाएंगे इस एनोड की तरफ। ठीक है, वो निगेटिवली चार्ज है इसलिए वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाएंगे। निगेटिवली चार्ज पार्टिकल जो होते हैं वो हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाते हैं, मतलब पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाते हैं, मतलब एनोड की तरफ जाते हैं। तो ये इलेक्ट्रोलाइट में प्रेजेंट जो निगेटिव आयंस है, मतलब वो ऑक्सीजन के आयंस जो है वो इस एनोड की तरफ, मतलब जिस मेटल का हमें एनोडाइजिंग करना है उसकी तरफ जाएंगे। तो ये ऑक्सीजन है और ये बना है एल्यूमिनियम। तो जब एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन कंबाइन होंगे तो तैयार होगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो इस तरह से एल्यूमिनियम ऑक्साइड की जो कोटिंग है इस आर्टिकल पर, इन ऑब्जेक्ट पर तैयार हो जाएगी, जिससे एक प्रोटेक्शन उन्हें मिलेगा कोरोजन से प्रिवेंट होने के लिए। तो ये है एनोडाइजिंग प्रोसेस। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में जो लेस रिएक्टिव मेटल है उसकी कोटिंग मोर रिएक्टिव एलिमेंट पर लगाई जाती है, क्योंकि लेस रिएक्टिव मेटल जो है वो एटमॉस्फेयर के जो सब्सटेंस है उनके साथ रिएक्ट नहीं होते हैं या जल्दी रिएक्ट नहीं होते हैं। तो इसलिए जो लेस रिएक्टिव मेटल है उनकी जो परत है वो मोर रिएक्टिव एलिमेंट पर लगाई जाती है, जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ये भी इलेक्ट्रोलिसिस मेथड से ही होता है। एग्जाम्पल की बात करें तो सिल्वर प्लेटेड स्पून, हमारे घर में जो चम्मच होते हैं उसके ऊपर सिल्वर का कोटिंग होता है, मतलब वो हमें ऐसा लगता है कि सिल्वर से बना हुआ है, पर एक्चुअली सिल्वर का नहीं होता, उसके ऊपर सिर्फ वो सिल्वर की कोटिंग होती है, अंदर से तो वो स्टील ही होता है।
और गोल्ड प्लेटेड ज्वेलरी पर भी जो ज्वेलरी है वो आइदर सिल्वर की या दूसरे किसी सब्सटेंस की होती है, मतलब मोर रिएक्टिव मेटल से बनी होती है, जिसके ऊपर गोल्ड की परत चढ़ाई जाती है ताकि वो गोल्ड जैसा दिखे भी और उसके ऊपर वो चमक बरकरार रहे। तो गोल्ड प्लेटेड ज्वेलरी, सिल्वर प्लेटेड स्पून, ये जो है हमें इलेक्ट्रोलिसिस मेथड से ही मिलते हैं। तो आइए जानते हैं क्या होती है इलेक्ट्रोलिसिस मेथड। बात करेंगे हम सिल्वर की कि सिल्वर प्लेटेड स्पून कैसे तैयार किए जाते हैं। उसके लिए लगेगी हमें एक सेल, ठीक है, ध्यान से सुनना है। इसमें मतलब इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस में और एनोडाइजिंग प्रोसेस में डिफरेंस है, तो गौर फरमाना है एनोड और कैथोड पर कि उसमें एनोड और कैथोड क्या थे और इसमें एनोड और कैथोड क्या है। अब इसमें हम लेंगे एक सिल्वर प्लेट, ठीक है, ये होगी हमारी सिल्वर प्लेट, और ये जो सिल्वर प्लेट है ये है हमारा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड मतलब एनोड, ठीक है। तो इसे हम सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे और जो निगेटिव टर्मिनल है वो जाएगा कैथोड में। और कैथोड क्या होगा? कैथोड होगा हमारा स्पून, ठीक है, जिसपे हमें इस सिल्वर की कोटिंग करनी है। तो ये हो गया हमारा निगेटिव इलेक्ट्रोड, ठीक है, इसे हम कहते हैं कैथोड। तो जिसका कोटिंग करना है, ठीक है, जिसका कोटिंग करना है, कोटिंग किसका करना है? हमें सिल्वर का कोटिंग करना है। तो जिसका कोटिंग करना है वो है एनोड, और जिस पर कोटिंग करना है, कोटिंग किस पर करना है? कोटिंग हमें इस स्पून पर करना है जो बना है स्टेनलेस स्टील से, ठीक है, जो बना है स्टेनलेस स्टील से। तो स्टेनलेस स्टील से जो स्पून बना हुआ है उस पर हमें कोटिंग चढ़ानी है, वो है हमारा कैथोड, जो हमने सेल के निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया। और जिस चीज का कोटिंग करना है वो है सिल्वर की प्लेट, सिल्वर का कोटिंग इस पर चढ़ाना है, तो वो है हमारा एनोड, जो हमने सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया है। अब हम इसमें लेंगे इलेक्ट्रोलाइट। तो इलेक्ट्रोलाइट जो है वो भी, अगर ये सिल्वर है, सिल्वर की कोटिंग करनी है, तो हमें यहाँ पर उसी का साल्ट सॉल्यूशन लेना है। तो हम यहाँ पर लेंगे AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट साल्ट ले लिया हमने। अब इसका क्या होगा? आयनाइजेशन होगा, तो हमें आयंस मिलेंगे Ag+NO3-, ठीक है, Ag+NO3-। तो ये जो पॉजिटिव आयंस है, मतलब Ag+ वाले जो आयंस हैं वो जाएंगे कैथोड की तरफ, ठीक है, क्योंकि कैथोड यानी क्या है? निगेटिव इलेक्ट्रोड। और इसके ऊपर वो इससे वो इलेक्ट्रॉन्स लेंगे, ठीक है, ये Ag+ हो गया, वो क्या करेगा? वो इलेक्ट्रॉन लेगा और बनाएगा Ag। तो इससे इलेक्ट्रॉन्स लेंगे और इसके ऊपर वो अपनी लेयर चढ़ा देंगे। इस तरह से धीरे धीरे इस इलेक्ट्रोलाइट में जो Ag+ आयंस है वो कम होने लगेंगे, और जब ये कम होने लगेंगे तब ये जो सिल्वर प्लेट है, सिल्वर प्लेट क्या करेगी? ये सिल्वर प्लेट जो है Ag जो है वो किससे बनी है? वो Ag+ इलेक्ट्रॉन से बनी है। तो इसमें से जो Ag+ वाला आयन है वो फिर से इलेक्ट्रोलाइट में पास होगा और इलेक्ट्रोलाइट से फिर से वो कैथोड की तरफ जाएगा और अपनी लेयर तैयार करेगा। और इसमें से ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल की तरफ जाएंगे, मतलब कैथोड की तरफ आएंगे, और वही इलेक्ट्रॉन इस Ag+ से अटैच होकर यहाँ पर Ag एटम बनाएंगे और इसकी लेयर यहाँ चढ़ती जाएगी। तो धीरे धीरे ये सिल्वर प्लेट से सिल्वर निकल कर इस स्पून के ऊपर अपनी कोटिंग तैयार करता जाएगा। तो इस तरह से वो यूनिफॉर्म लेयर उस पर तैयार होगी और एक कोटिंग उस पर तैयार होगी, जिससे कि कोरोजन से उसका प्रिवेंशन होगा, वो और दिखने में बेहतर दिखेगा, अच्छा दिखेगा। तो ये थी इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस। नेक्स्ट प्रोसेस है अलॉइंग, मतलब जो मेटल्स हैं उनके अलॉयज तैयार किए जाते हैं। अब अलॉय क्या होते हैं? अलॉय इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 or more मेटल्स और मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मतलब अलॉय एक मिक्सचर है 2 या 2 से ज़्यादा मेटल्स का या फिर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का। दोस्तों हम अलॉय को मिक्सचर कह रहे हैं, मतलब यहाँ समझने वाली जानने वाली बात यह है कि ये कंपाउंड नहीं है, ये मिक्सचर है। मिक्सचर में क्या होता है कि जो मेटल्स या मेटल और नॉन मेटल जो मिक्स हुए हैं वो एक दूसरे के साथ रिएक्ट नहीं होंगे, वो कोई कंपाउंड तैयार नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये एक मिक्सचर है। जब हम अलॉय तैयार करते हैं तो
जो अलॉय तैयार होता है वो उस मेटल के कंपेयर में ज़्यादा कोरोजन को रेजिस्ट करता है, क्योंकि अलॉय जो है उसका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, उसका कंडक्टिविटी भी कम होता है। जैसे प्योर मेटल जो है वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट इलेक्ट्रिसिटी होता है, उसके कंपेयर में अलॉय जो है उसकी कंडक्टिविटी कम होती है, उसका मेल्टिंग पॉइंट भी कम होता है। अलॉय के कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। बात करेंगे हम ब्रास की। ब्रास जो है वो बना होता है कॉपर प्लस जिंक से। नेक्स्ट है ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज मेडल, जैसे ब्रॉन्ज मेडल होता है कांस्य पदक हम उसे कहते हैं, वो बना होता है कॉपर प्लस टीन से। इसमें कॉपर होता है 90% और टीन होता है 10%। स्टेनलेस स्टील की बात हम करते हैं तो ये बना होता है आयरन प्लस कार्बन प्लस क्रोमियम से। इसमें आयरन जो है वो होता है 74%, कार्बन होता है 8% और क्रोमियम जो है वो होता है 18%। तो इस तरह से अलॉय जो है वो मिक्सचर है, होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ मेटल्स और मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। क्या आपने एमेलगम के बारे में सुना है? एमेलगम भी ये एक अलॉय है। जब किसी अलॉय में एक मेटल मर्क्यूरी होता है तब उस अलॉय को एमेलगम कहा जाता है। जैसे जिंक एमेलगम, सोडियम एमेलगम, मतलब जिंक के साथ अगर मर्क्यूरी मिक्स है तो जिंक एमेलगम हो गया, अगर सोडियम के साथ मर्क्यूरी मिक्स है तो उसे सोडियम एमेलगम कहा जाता है। सोडियम एमेलगम जो है ये पहले डेंटिस्ट यूज किया करते थे, और जो गोल्ड एमेलगम है जिसमें गोल्ड और मर्क्यूरी मिक्स किया जाता है, ये एक्सट्रैक्शन ऑफ गोल्ड की प्रोसेस में भी यूज होता है। इस प्रकार हमने आज सीखा कोरोजन और प्रिवेंटिव मेजर ऑफ कोरोजन। कोरोजन को कैसे प्रिवेंट किया जाता है ये भी हमने जाना है, किस तरह की अलग अलग प्रोसेस होती है। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप स्टडिंग, कीप ग्रोइंग, ऑल द बेस्ट, बाय बाय। दोस्तों, अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में इस बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आपको मेरे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो पसंद आई हो तो इसे जरूर लाइक और शेयर कीजिए, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग माय डियर फ्रेंड्स। अपने वैल्यूएबल कमेंट्स जरूर कीजिए और आप हमें इंस्टाग्राम, ट्विटर और हमारे फेसबुक पेज पर भी लाइक, फॉलो और कमेंट्स जरूर करें, क्योंकि आपका सपोर्ट ही हमारी रियल स्ट्रेंथ है। वीडियो पूरा देखने के लिए आपको दिल से थैंक यू। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, कीप स्टडिंग, कीप ग्रोइंग, बाय बाय।